भाइयों और बहनों और साथियों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बिहार के पेज से जो आज बिहार के अंतर्गत जन मुद्दे हैं, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर नेतृत्वकारी साथियों के द्वारा पिछले 12 अगस्त से फेसबुक लाइव के जरिए हम जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी संदर्भ में आज जो बिहार के अंतर्गत तथाकथित महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, हकीकत में महिला सशक्तिकरण की सच्चाई क्या है, इस मुद्दे पर मुझे लाइव होने के लिए कहा गया और आज मैं आपके बीच में आई हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जो मुख्य मुद्दे हैं महिला सशक्तिकरण के बिहार के संदर्भ में, उसके बारे में मैं कुछ बताऊं। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 पहलू हैं, जिन 3 पहलू पर मैं संक्षिप्त में आपके सामने विचार रखूंगी। आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। हम अगर संपूर्ण तौर पर देखते हैं तो बिहार के अंतर्गत पिछले 15 वर्षों में, जब से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी है, पिछले 15 वर्षों में ये तीनों स्तर पर महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। जो सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक है, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों के द्वारा अपने मंचों से महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, महिला देवी है, दुर्गा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारा देना बहुत आसान है, सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन हकीकत में जो सच्चाई आज हमारे सामने है वो आर्थिक रूप से बिहार की महिलाएं बहुत ही जर्जर है। और ये मेरा मानना है कि महिलाएं जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तब तक महिला सशक्तिकरण की बात करनी बेईमानी होगी। और वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगी? सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ भाषण देने से नहीं, अच्छी अच्छी बातें कहने से वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए उनके हाथ में पैसे चाहिए, उनका खुद का पैसा जिस पर उसका अधिकार हो, जिस पैसे से वो कुछ खरीद सके, अपने बारे में निर्णय ले सके, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सके, अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर सके। वो पैसा कहाँ से आएगा? जब तक उसको कोई काम नहीं मिलेगा, कोई रोजगार नहीं से जब तक वो नहीं जुड़ेगी। और जब वो रोजगार से जुड़ेगी, जब उनके हाथ में पैसा होगा, तो उनके अंदर आत्मबल भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ने से उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, और सामाजिक कुरीति, पारिवारिक हिंसा के खिलाफ भी वो लड़ने में सक्षम हो पाएगी। तो आज ये जरूरी है कि हम अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें
तो महिला सशक्तिकरण का जो मायने है कि वो अपने पैर पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने और उसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, वो जरूरी है। इस पहलू को भी देखने की जरूरत है। हम अगर बिहार के संदर्भ में बात करें कि महिलाओं की रोजगार की क्या स्थिति है, तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगी कि वो कई उसके कैटेगरी है। एक तो जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो उच्च कुर्सी पर, चाहे वो आईएएस अफसर हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, इस तरह की जो कुर्सियां हैं, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, नगण्य है। एक काफ़ी दिन पहले का एक राष्ट्रीय स्तर का रिपोर्ट है सर्वे का, जो उच्च कुर्सी पर बैठने वाली महिलाओं को, उसमें मात्र 2% का है। हम समझ सकते हैं कि जो बिहार के संदर्भ में ये और भी कम होगा। दूसरा, जो महिलाओं का काम करने का जगह है, जो रोजगार का जगह है, वो दूसरा जो उससे अधिक संख्या में है, शिक्षक, नर्स, चाहे वो प्रखंड के स्तर पर कर्मचारी, महिला कर्मचारी हो, या चाहे कलेक्टेरिएट के स्तर पर हो, विभिन्न दफ्तरों में जो महिलाएं काम कर रही है, सरकारी नौकरी, उसमें पिछले 10 वर्षों में नई आर्थिक नीति के वजह से गिरावट आई है और उस गिरावट में सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही टारगेट बनाया जाता रहा है और बिहार में वो बहुत ही कम है, मुश्किल से 10% के आसपास ये हो पाएगी। तो ये स्थिति है। इसके अलावे जो उससे बड़ा क्षेत्र है महिलाओं का काम करने का, वो है असंगठित क्षेत्र। जिस असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं उसमें काम कर रही है, वो है आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, ममता, प्रशिक्षित प्रसव सेविका, इस तरह की यहाँ लाखों की तादाद में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली मजदूर है, महिला मजदूर है। बीड़ी बनाने वाली, मजदूरी नहीं देना पड़े, तनख्वाह नहीं देना पड़े, उनको अन्य सुविधा नहीं देना पड़े, जिसके वजह से सरकार, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, जो भाजपा सरकार है, जो मोदी जी रोज भाषण देते हैं, महिला सम्मान, गौरव के साथ बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से लबरेज, वो खुद उन महिलाओं को कहा कि जो आप तो घर में पति का सेवा करती हैं, बच्चों का सेवा करती हैं, इसीलिए आपको सेवक घोषित किया जाता है। सेवक का मतलब कि उनको भूख नहीं लगती है, उनको कपड़ा की जरूरत नहीं है, उनके बच्चों को उनको दवा की जरूरत नहीं है, इसीलिए उनको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा, मुफ्त में काम करो। और इस तरह का जो पूरे देश के स्तर पर करोड़ों की संख्या में महिला मजदूर है, जिनको न न्यूनतम मजदूरी है, न वेतन है, न भत्ता है, न सामाजिक सुरक्षा, न चिकित्सा, कुछ भी सुविधा नहीं है। बिहार के परिस्थिति में हम समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति और भी खराब है। मुझे जहाँ तक याद है कि इसी बिहार में उस समय में नीतीश कुमार की सरकार बन चुकी थी 2005 में, 2007 में जब आशा बहन अपनी मांग को लेकर के आंदोलन पर गई थी, तो यही डाक बंगला चौराहा पर बिहार सरकार उनसे वार्ता करने के बजाय, उनकी मांग सुनने के बजाय उनके ऊपर दमनात्मक नीति अख्तियार किया। लाठियां चलाई गई, गर्म पानी के बौछार छोड़े गए और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं घायल होकर के पीएमसीएच में उनका इलाज चलाया गया। आज वो रोज आंदोलन में महिलाएं हैं, हड़ताल हो रहा है, लेकिन उनसे बात करना भी उचित बिहार सरकार नहीं समझती है। मिड डे मील जो दिन भर रसोइया स्कूल में खाना बनाती है, 200-250 रुपया बढ़ोतरी करना, ये लगता है कि जैसे हम भीख मांग रहे हैं। अभी महीनों से आंगनबाड़ी का हड़ताल चल रहा है। वो बच्चों के लिए जो पोषाहार, हम एक तरफ कहते हैं कि कुपोषण से हमको मुक्ति चाहिए, और कुपोषण से मुक्ति के लिए जो बच्चों के लिए पोषाहार था उसको वो बंद करना चाहते हैं। उसको बंद करके
बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां को देंगे जो पका हुआ खाना बना करके लाएंगे और उसमें भारी भ्रष्टाचार होगा। आज आशा वर्कर ममता जो सबसे ज्यादा आज कोरोना के खिलाफ वो लड़ रही है, जो कोरोना के मरीज हैं उनका सेवा कर रही हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं देंगे और चीज तो आप छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति बिहार के अंतर्गत है। मैं ये चाहूंगी कि बिहार सरकार को दूसरे राज्य सरकार से भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि इसी देश के अंतर्गत एक राज्य है केरल, जहां 600 रुपया न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। आशा आंगनबाड़ी मिड डे मील वर्कर को वहां न्यूनतम मजदूरी मानदेय 21,000 रुपया दिया जाता है। इसके अलावे हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कई ऐसे राज्य हैं जहां की सरकार कुछ न कुछ बढ़ोतरी की है, लेकिन बिहार सरकार का तो चलने का नजरिया और देखने का नजरिया है, वो नजरिया है केंद्र सरकार के पद चिन्ह पर। और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे वो करेंगे। मोदी जी का कहना है कि इनको कुछ नहीं देना है, तो बिहार सरकार भी उनके तरफ से मुंह मोड़ ले रही है। तो आज हम इस रूप में देख रहे हैं। और इसके अलावे आज जिसके बदौलत बिहार सरकार बहुत प्रचार कर रही है जीविका दीदी का, जीविका दीदी का बहुत बड़ाई कर रही कि जीविका दीदी को हमने ये किया, जीविका दीदी के फलस्वरूप दारू शराब बंदी हमने किया, जीविका दीदी को हम ये लोन दे रहे हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार जी, आप भी अखबार पढ़ते होंगे, आप जरा सा कुर्सी से ऊपर उठ करके देखिए, वो हवाई फायरिंग करने से आप बाहर आइए। आज पिछले कई महीनों से जीविका दीदी हड़ताल पर है, मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो रहा है, वो रोज उनका बयान आ रहा है कि जो बिहार सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। उनका मांग है, क्योंकि सरकार का ही ये रिपोर्ट है कि बिहार में करीब 10 लाख की संख्या में समूह है, एक समूह में करीब 12 से 15 महिला होती है। कुल मिलाकर पूरे बिहार में 1.25 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हुई है। लेकिन उनकी क्या स्थिति है? आपने जो लोन दिया इस कोरोना काल में भी, लॉकडाउन के समय में भी, जब उनका रोजगार बंद है, माइक्रो फाइनेंस ग्रुप हो या सरकारी लोन हो, आप उनके दरवाजे पर आपके जो लोग हैं जा करके उनको टॉर्चर करते हैं। मैं ये मांग करना चाहूंगी, हमारी पार्टी ये मांग कर रही है, हमारे संगठन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, हम लड़ रहे हैं इस मुद्दा को लेकर के कि आज इस कोरोना वायरस के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान रोजगार बंद हो गया है, इसलिए अगले 6 महीना तक का उनका जो लोन का किस्त है उस पर रोक लगाई जाए। और इसके साथ साथ जो जीविका में काम करने वाली जो हमारी गरीब बहनें पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर है, उनका भी मानदेय फिक्स हो, 21,000 रुपया उनको दिया जाए, उनसे वार्ता किया जाए। आज ये स्थिति है बिहार के अंतर्गत, हर एक चारों तरफ लोगों के अंतर्गत इस सरकार के प्रति निराशाजनक वातावरण है, लोग संघर्ष के मैदान में है। जो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से घरेलू कामगार ईंट भट्ठा में छोटे छोटे बच्चे को लेकर के दलित, आदिवासी वर्ग की महिलाएं, गरीब महिलाएं ईंट भट्ठा में काम करती है, घर के अंतर्गत घरेलू दाई की काम कर रही है, आज वो भी उनका काम छूटा हुआ है। उनके तरफ सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है और सरकार कहेगी कि महिला सशक्तिकरण। अरे महिला सशक्तिकरण का क्या मतलब है? आप कुछ संभ्रांत परिवार की महिला को मंच पर खड़ा करके उसको आप पुरस्कार दे दिए, उनको आप गिनीज बुक में नाम लिखा दिए, तो उससे क्या महिला सशक्तिकरण हो गया? महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि इस राज्य के अंतर्गत जो 80% महिलाएं जो गांव में रहती है, जो गरीब है, जो इस समाज के निर्माण में उनका योगदान है, वो जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, अपने पैर पर खड़ा नहीं होगी, निर्णय लेने का क्षमता उनके अंदर जब तक नहीं होगा, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात करनी बेईमानी होगी। हम इस मंच से मांग करते हैं, बिहार सरकार को मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण सही मायने में बिहार में लागू हो, तो बिहार के अंतर्गत कुटीर उद्योग चलाया जाए। कुटीर उद्योग के अंतर्गत बहुत सारा है। अभी जो ग्रामीण महिलाएं हैं
वो बकरी पालन करती है, पशु पालन करती है, आज मधुमक्खी पालन होता है, सब्जी की खेती होती है। इन तमाम चीज़ों में उनको पर्याप्त मात्रा में लोन दिया जाए। ये सिर्फ कह देने से मंचों से कि हमारा ये काम हो रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये अखबारों में तो बातें आती है, मंचों से तो भाषणों में बात आ रही है कि हम उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन उस उद्योग को चलाने के लिए क्या उनको लोन मिल रहा है? क्या आपके पदाधिकारी उनको लोन दे रहे हैं? उसकी भी तहकीकात कीजिए, क्योंकि ये कई जगहों से ये बात आ रही है कि उनको लोन जो मिलना चाहिए वो लोन नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल है कि ये तो कुछ लाखों की तादाद में जो महिलाएं बिहार के अंतर्गत कुछ संस्थान में कुछ जगह काम कर रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो हिस्सा आधी आबादी का जो काम में महिलाएं लगी हुई हैं, वो बहुत बड़ा उनका जो क्षेत्र है बिहार के अंतर्गत, वो क्षेत्र है कृषि का, जिस कृषि क्षेत्र में 80% महिलाएं काम कर रही है। क्योंकि बिहार जैसा प्रांत जहां कोई उद्योग नहीं है, जहां कोई कारखाना नहीं है, काम का कोई जगह नहीं है, यहां सिर्फ मिट्टी, बालू, पानी है, तो यहाँ कृषि से जुड़ी हुई जो 80% महिलाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में बात करना आज सबसे ज़्यादा अहम है। उनके बारे में सोचना आज सबसे ज़्यादा अहम है और प्रमुख मुद्दा है हमारे बिहार के संदर्भ में। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात बिहार के संदर्भ में करेंगे तो आज उस संदर्भ में भी हम बात करें तो दो उनका स्तर है, दो स्तर की। एक तो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई वैसी महिलाएं हैं जो मझौले किसान, गरीब किसान और छोटे किसान हैं। दूसरा खेत मजदूर है, जो खेत मजदूरी महिलाएं हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो गरीब किसान, मझौले किसान और छोटे किसान हैं, ये हमारा अनुभव है। मैं भी किसान परिवार से आती हूं। हमारा ये अनुभव है कि जो वैसे परिवार में महिला के बिना खेती के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि महिलाएं आज उस तरह के जो गरीब परिवार है तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, बच्ची का शादी है, बच्चों को पढ़ाना है, माँ पिता का इलाज करना है, तो उस खेती से उनका संभव नहीं हो पाता है, तो वो बाहर पलायन करते हैं। घर के अंदर जो महिलाएं हैं पूरी जिम्मेवारी खेती के इनके ऊपर आता है। और आज हम देख रहे हैं कि रोपनी से लेकर कमौनी तक तमाम तरह का काम खेती का महिलाएं करती है। न सिर्फ वो खेती का करती है बल्कि पशु पालन का काम महिलाएं करती है, जलावन इकट्ठा करने का काम महिला करती है, घर में खाना बना करके खेत में जो पुरुष लोग हैं उनके लिए बना करके ले जाना, घर के बच्चों के लिए खाना बनाना। यानी जो कृषि क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है उनके ऊपर दोहरी जिम्मेवारी का वो निर्वाहन कर रही है। लेकिन इसके एवज में आप बताइए, जो इतनी दोहरी जिम्मेवारी कृषि क्षेत्र में जो महिलाएं काम का बोझ उठा रही है, उसके एवज में उनको मालिकाना हक जो महिला को मिलना चाहिए, वो एक कृषि का जो सर्वे है, राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है, वो राष्ट्रीय स्तर का 2010 के सर्वे के अनुसार 30% वो मालिकाना हक जमीन का महिला के नाम से है। मैं ये समझती हूँ कि बिहार के संदर्भ में ये अधिक से अधिक 15 से 20% होगा। वह भी जो ग्रामीण इलाका है, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, उनके नाम से नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि आम तौर पर लोग समझते हैं कि जो
मालिक अगर जमीन का, संपत्ति का अगर कोई बनेगा तो घर का पुरुष बनेगा, बेटा है तो बेटा बनेगा, अगर कहीं कुछ लेना है तो पुरुष के नाम से लेना है। महिला तो भाई ऐसे है काम करती जाएगी, और महिला के अंदर भी जो उतनी चेतना होनी चाहिए। अब तो बहुत सारी महिलाएं संघर्ष के माध्यम से एक अनुभव के आधार पर वो बोलना शुरू की है, अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू की है, लेकिन आम तौर पर चुप ही रहती है। तो आज वो भी जो है 15-20% जो मालिकाना हक है ग्रामीण इलाका में बहुत कम है। कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि अगर मालिकाना हक अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं के हाथ में दिया जाए जमीन का, तो हम कृषि में उत्पादन का रेशियो को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन अधिक हो सकता है और ज्यादा बेहतर ढंग से कृषि हो सकता है। दूसरा जो पहलू है कि महिला के नाम से जमीन का पट्टा नहीं मिलने के वजह से, मालिकाना हक नहीं मिलने के वजह से जो भी फसल बीमा है या चाहे फसल के नाम पर राहत सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो क्योंकि जमीन का कागज पुरुष के नाम पर है तो पुरुष को मिलता है। अगर महिला के नाम पर हो, महिला को अगर मिले तो वो पूरा पैसा परिवार में लगाएगी, परिवार को और ज्यादा खुशहाल बनाने का कोशिश करेगी, और वो खुद उनको लगेगा कि ये हमारा पैसा है, हमारे मेहनत का पैसा है। तो इस काम के लिए भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट तो 2005 में ही इसका निर्णय दिया था कि पिता की संपत्ति में बेटी का जितना बेटा का हक है उतना बेटी का भी हक होगा और बराबर का हक होगा। लेकिन आमतौर पर हम क्या देखते हैं, आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो बेटी का शादी कर दिए तो जो कुछ भी है उसका ससुराल का ही है, जो वो ससुराल में है। और ये गांव घर में एक कहावत है, जो बेटी डोली पर चढ़कर जाएगी और जब वापस आएगी तो अर्थी पर आएगी। इसका ये स्पष्ट मतलब है कि जब शादी हो गया तो फिर वो मायके में उसका कुछ नहीं रहा। यह जो कहावत है मैं समझती हूँ ये कहावत बिल्कुल बोगस है, ये कहावत महिला विरोधी है। इस कहावत को खत्म करनी चाहिए और आज के संदर्भ में हम बेटी और बेटा का जो बराबर हक का अधिकार है, हमको परिवार के सदस्य को, हम मायके वाले को, चाहे पिता हो, भाई हो, माँ हो, बहन हो, सबको समझना चाहिए कि बराबर का दर्जा हमको देना है। और हम बेटी को भी समझने की जरूरत है कि हमारी शादी हो जाने से ऐसा नहीं है कि हमारे मायके में, हमारे पिता के संपत्ति में हमारे साथ अगर कुछ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, कुछ ऐसा आफत विपद। बिहार के संदर्भ में और भी राज्य में ये बात है, लेकिन बिहार के संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमें इसको देखने की जरूरत है कि जो महिला के नाम से जमीन का पट्टा मिले, महिला के नाम से मालिकाना हक मिले। हमारा ये अनुभव है कि इस देश के अंतर्गत 3 राज्य जो एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है, जो पिछले 34 वर्षों तक बंगाल के अंतर्गत वाम मोर्चा की सरकार रही, केरल के अंतर्गत वाम मोर्चा की सरकार रही, और अभी वर्तमान में त्रिपुरा के अंतर्गत रही, और अभी वर्तमान में केरल के अंतर्गत है। इन तीनों राज्य के अंतर्गत जो हमारी पार्टी का लाइन है कि महिलाओं को संयुक्त पट्टा हम दें और बराबर का भागीदारी दें हर एक जगह, उस आधार पर भूमि सुधार कानून लागू किया गया इन तीनों राज्यों के अंतर्गत, और उसके तहत महिलाओं के नाम से बड़े पैमाने पर संयुक्त पट्टा दिया गया। और उस संयुक्त पट्टा देने के वजह से वहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाई है, वहाँ की महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और आप अगर देखेंगे तो अन्य राज्य के तुलना उन तीनों राज्य में महिलाएं ज्यादा आगे बढ़ी हुई है। बिहार के अंतर्गत भी 90 के दशक में हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक जिलों के अंतर्गत जब भूमि के सवाल पर संघर्ष हुआ, जब भूमाफिया जमींदारों से जमीन छीनकर गरीबों के बीच में वितरण करने की बात हुई, तो वहां भी जब जमीन के पर्चे की बात हुई तो वहां भी महिला को संयुक्त पट्टा मिले, उसके लिए जोरदार
हमारी पार्टी आवाज़ उठाई। न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि जहाँ कहीं भी उनको पर्चा दिया गया तो महिला के नाम से ही हमारी पार्टी पर्चा दिलाने की कोशिश की गई। ये एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि आज जहाँ वामपंथी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सीपीआईएम के लोग आगे बढ़ चढ़ करके अपने पार्टी के सिद्धांत को लागू करने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है। और यही आवश्यकता आज बिहार के अंतर्गत, अगर हम नया बिहार बनाने की बात सोचेंगे, नए भारत बनाने की बात सोचेंगे, तो हम महिलाओं को अधिकार दिलाने दे करके ही हम बना सकते हैं। और ये काम बखूबी अगर कोई कर सकता है तो ये लाल झंडे के लोग कर सकते हैं, परिवर्तन की बात वो कर सकते हैं। आज ये जरूरी है कि हम बिहार के अंतर्गत हम कृषि का विकास अगर करें, महिलाओं को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कृषि आधारित कहाँ काम मिलेगा उनको। कृषि आधारित यहाँ उद्योग खोला जाए, यहाँ जल प्रबंधन का व्यवस्था किया जाए। जो खगड़िया बेगूसराय का इलाका है जहाँ मक्का का उत्पादन होता है, यहाँ का मक्का दूसरे देश या दूसरे राज्य और दूसरे देश जाता है और वहाँ तरह तरह का चीज़ बन करके आता है। क्या हम वो फैक्ट्री यहाँ नहीं लगा सकते हैं? अगर हम यहाँ पर कल कारखाना लगाएंगे तो बड़े स्तर पर लोग यहाँ काम करेंगे और महिलाएं भी उसमें बड़ी संख्या में काम करेगी। तो ये जो ग्रामीण इलाका में जो कृषि से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनकी जो रोजगार की स्थिति है, दयनीय स्थिति है, वो आपके सामने है। आप जो हमारी बात को सुन रहे होंगे उनको भी इस बात का अनुभव होगा। जो खेत में काम करने वाली महिलाएं हैं उनकी स्थिति तो बद से बदतर है, क्योंकि जो खेत में काम करने वाली खेत मजदूरी महिलाएं हैं वो या तो दलित, महादलित या पिछड़े वर्ग से आती है, जिनके पास न रहने का घर होता है, जोतने की तो बात ही छोड़ दीजिए, न रहने का घर होता है, न उनके पास बांस की जमीन होती है, न पीने का पानी का व्यवस्था होता है। वो तमाम तरह की समस्या से ग्रसित होती है। और आज जो हमारी पार्टी जमीन भूमि संघर्ष की और भूमि सुधार कानून की बात कर रही है, हम आज भी यहाँ इस बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि नीतीश बाबूजी जब वो गद्दी हासिल बिहार का किए थे तो बड़ी बड़ी बात किए थे। डी बंदोपाध्याय आयोग का गठन करके उन्होंने कहा था कि हम भूमि सुधार कानून को लागू करेंगे और हम गरीबों को, भूमिहीनों को जमीन देंगे। आज मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी आज सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जो महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, जो ग्रामीण मजदूरी, खेत मजदूरी महिलाएं हैं, उनको अपनी जमीन नहीं होने के वजह से वो अगर शौच के लिए भी जाती है तो सामंत और दमंग लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बलात्कार की कोशिश करते हैं, उनकी बेटियों और बहू का अपहरण किया जाता है, उनके साथ कई तरह की घटनाएं घटती है। वो दूसरे के चापाकल से पानी नहीं लाने दिया जाता है। जो मजदूरी करने के लिए जाती है तो मुश्किल से 50-60 रुपया उनको मिलता है, वह भी साल में 2 से 3 महीना बहुत हो गया काम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि सामंती संस्कार और नव धनाढ़ वर्ग के द्वारा जो अत्याचार बढ़ा है, उस अत्याचार का शिकार ये गरीब महिलाएं, दलित वर्ग की महिलाएं हो रही है। और आज हम इस लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना वायरस के दरमियान हमने देखा कि किस रूप में, जिस तरह से पुरुष पलायन कर रहे हैं, आज वो सामाजिक सुरक्षा के वजह से, गरीबी के वजह से अपने साथ अपने परिवार और बच्चों को भी लेकर दिल्ली, पंजाब और अन्य प्रांत जाते हैं और वहाँ वो काम कुछ न कुछ कर लेती है। तो हम अगर एक सशक्त बिहार की बात करें, हम अगर बिहार महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार को इस काम को करना होगा कि महिलाओं का जो पलायन रुके, महिलाओं पर से अत्याचार खत्म हो, शोषण खत्म हो। तो आज इस काम को करना पड़ेगा कि डी बंदोपाध्याय कानून के तहत भूमि को बंटवारा किया जाए। हर एक जो परिवार है, यहाँ
उसको जमीन जोतने के लिए भी मिल सकता है। जो 22 लाख एकड़ जमीन का बंटवारा होगा तो बांस के लिए 10 डिसमिल जमीन मिल सकता है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। इसके साथ साथ जो हमारी पार्टी ने इस लॉकडाउन के दरमियान मांग उठाई है कि वैसे परिवार को, जो गरीब परिवार है, जिनको राशन कार्ड नहीं भी है, उनको भी प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज दिया जाए। जो प्रवासी मजदूर जिनका काम छूट गया है, चाहे वो बाहर से आने वाले मजदूर हो या चाहे बिहार के अंतर्गत पहले से रह रहे जिनका काम छूट गया हो, 7,500 रुपया महीना उनको दिया जाए। इसके साथ साथ जो मनरेगा सबसे बड़ा काम का जगह है, वो मनरेगा जिस तरह से उसमें भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार के वजह से काम बंद हो रहा है, हमारी पार्टी जो है मजबूती के साथ इस बात को उठा रही है कि उसमें 180 दिन काम दिया जाए, 500 रुपया मजदूरी दी जाए और 50% महिला को काम दे, और जितनी महिलाएं और जितने लोग काम की मांग करें सभी को काम की गारंटी की जाए। लेकिन बिहार की सरकार, नीतीश बाबू को उनका ध्यान नहीं है। आज आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, लोग तड़प रहे हैं। आप देखिएगा कि कोई महिला गाछ पर बैठी हुई है, घर गिर जाएगा, छप्पर पर बैठी हुई है, उनको चिंता नहीं है, घर दह रहा है, गिर रहा है, सांप काटने से मर रहे हैं लोग, मवेशी दह गया, घर दह गया, फसल बर्बाद हो गया, उनकी चिंता नहीं है, उनको राहत पहुंचाने की चिंता नहीं है, उनके बच्चों का इलाज कैसे होगा उसकी चिंता नहीं है, दवा कैसे उनको पहुंचाया जाएगा, कैसे अस्पताल में मरीज को रखा जाएगा उसकी चिंता नहीं है। आज कोरोना वायरस का जो वो डाटा दिखाया जा रहा है वो गलत डाटा दिखाया जा रहा है, 1 लाख से अधिक हो गया। अगर सही डाटा दिखाया जाए तो वो करीब 1.5 लाख से भी अधिक हो जाएगा। मृत्यु दर को छुपाया जा रहा है ताकि उनको, हमको जो है आपदा विभाग को उनको पैसा नहीं देना पड़े। तो इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके नीतीश जी चले चुनाव कराने के लिए। उनको गद्दी नजर आ रही है, बिहार की गद्दी छूट न जाए वो नजर आ रही है। और इसीलिए मैं इस लाइव के माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहूंगी कि वो दिन वो याद रखे, वो भूले नहीं कि किस तरह से छलावा करके बिहार के अंतर्गत झूठ बोल करके, एक से एक झूठ बोल करके सिर्फ वादा का झड़ी लगाने का काम बिहार के अंतर्गत किया गया और बिहार की जनता के साथ, महिला के साथ, गरीब और दलित के साथ शोषण किया गया। तो इस बात को याद रखने की जरूरत है। साथियों, आज जो सबसे बड़ा सवाल है, हम महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो सिर्फ आर्थिक पहलू ही नहीं बल्कि सामाजिक पहलू को अगर हम छोड़ देंगे तो ये महिला सशक्तिकरण की बात अधूरी रह जाएगी। और इसीलिए आज जो सामाजिक पहलू है महिला का, आज बिहार के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं और भाजपा के साथ डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी है, तब से महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई है। बिहार के अंतर्गत महिला, दलित, महादलित और कमजोर वर्ग की महिलाएं के साथ सामाजिक अत्याचार बढ़े हैं, यौन शोषण बढ़े हैं, बलात्कार की घटना बढ़ी है, अपराध की घटना बढ़ी है, उसका अपहरण हुआ है, यहाँ पर ट्रैफिकिंग हुआ है, यहाँ से बच्ची को ले जाकर के बेचा गया है, बच्चियों का व्यापार हुआ है, देह व्यापार की भी घटनाएं काफी बढ़ी है। तो आज जो कानून व्यवस्था, क्योंकि हम इस बात को भूल नहीं सकते हैं कि ये नीतीश कुमार जी वो नीतीश कुमार नहीं है, ये नीतीश कुमार जी के सर पर आरएसएस का हाथ है और आरएसएस का महिला के बारे में सोच क्या है? ये महिला के बारे में सोच है, मनु स्मृति में कहा गया है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब है तारन के अधिकारी। और ये चीज बिहार के अंतर्गत बखूबी चरितार्थ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि दलित और महिला के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का महिला के बारे में क्या कहना है? ये तो खुलेआम सरेआम भाषण में बोलते हैं, अपने मंचों से बोलते हैं
कि महिलाएं नौकरी करने लगी है इसीलिए बेरोजगारी बढ़ गया है, महिला पढ़ने लिखने लगी है इसीलिए बलात्कार की घटना बढ़ गई है, महिला आज घर से बाहर निकलने लगी है इसीलिए बलात्कार बढ़ गया है, महिला जो है लक्ष्मण रेखा पार नहीं करे, महिला का काम है बच्चा पैदा करना, घर गृहस्थी, पति को खुश रखना, पति जूता लात भी मारे तब भी अच्छा है, उसको खुश करके रखो। लेकिन संसद में जो बैठी हुई है स्मृति ईरानी से लेकर के और भी कई भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, वो महिलाएं उस सवाल पर चुप रहेगी, वो भी कुछ नहीं बोलेंगी। उनके लिए संसद है फ्री, वो संसद में एमपी बनेगी, मंत्री बनेगी, लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं वो चौखट के अंदर रहे। आज बहुत ही आपत्तिजनक बयान आप भी देखे होंगे, भाजपा की सांसद फिल्म अभिनेत्री भी हैं किरण खेर, उन्होंने क्या कहा कि बलात्कार हमारे समाज की संस्कृति रही है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। शर्म करनी आनी चाहिए किरण खेर को कि महिला होकर के एक महिला के बारे में इस तरह की बात करे। और इसी तरह लिए हम ये देखते हैं कि इस देश के अंतर्गत भाजपा शासित राज हो या दिल्ली के अंतर्गत हो, हम देखते हैं कि जो महिलाओं के साथ जो बलात्कार और हिंसा की घटनाएं घट रही है उसमें बड़े पैमाने पर सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं। आप देख लीजिए यूपी में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यूपी में चिन्मयानंद जैसे लोग, राम रहीम जैसे बाबा, बड़े बड़े बाबा जो तथाकथित बाबा हैं, जो मंदिर के आड़ में, पूजा के आड़ में करोड़ों अरबों का संपत्ति अर्जन कर लिए हैं। आप देख रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग बलात्कार करते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं। हमारी सरकार उसको राजनीतिक संरक्षण देती है। बिहार भी उससे कम नहीं है। हम बिहार की जब बात करें तो बिहार के अंतर्गत भी अपराध की घटना कम नहीं हुई है। हम एक छोटा, ये बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक छोटा डाटा मैं आपके पास में रखना चाहूंगी जिससे आप समझ सकते हैं कि पिछले 15 वर्षों में बिहार के अंतर्गत अपराध की क्या स्थिति रही है। ये सरकार कह रही है कि जो है 15 वर्षों में हम बेहतर किए हैं, पहले इतना बेहतर नहीं था, हम बेहतर किए हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं जो स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी और 2005 के नवंबर में उनकी सरकार बनी थी। 2005 के सिर्फ दिसंबर माह में 551 बलात्कार की घटना दर्ज हुई। सिर्फ एक महीना में उनकी सरकार बनने के बाद 2006 में 1083 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। 2007 के सिर्फ अक्टूबर तक 1045 और एक रिपोर्ट है जो 2010 से 16 के बीच में 88% की अपराध की घटना बढ़ी और बलात्कार की 26% की घटना बढ़ी। वहीं पर छेड़खानी, दहेज प्रताड़ना, बच्ची और महिलाओं के अपहरण में 119% की बढ़ोतरी हुई है। और इस तरह से जो 2016, 2017 में बढ़ोतरी होते गया और ये जो अभी 2020 में जो कोरोना वायरस के दरमियान जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के क्रम में अपराध की घटना तो आसमान पर पहुंच गया। यहाँ बिहार में एक डाटा है कि 50% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। और ये हमारा डाटा नहीं है, सरकार का डाटा है। ये महिला आयोग और ये महिला हेल्पलाइन का डाटा है। यहाँ पर 600 से 605 महिला बलात्कार की शिकार हुई है। यहाँ इस तरह की जो घटनाएं बिहार के अंतर्गत हुआ है वो आज हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ आंकड़ा है और वो आंकड़ा तब है जबकि ग्रामीण इलाका में लोग थाना तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, लोक लज्जा के चलते वो दर्ज नहीं करते हैं मामला। बहुत घटना में थानेदार खुद आंकड़ा सामने नहीं आवे, उजागर नहीं हो तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले खुद, तब ये आंकड़ा है। बिहार सरकार बहुत गर्व के साथ कहती है कि सुशासन बिहार में चल रहा है, कानून का राज है। ये कैसा कानून का राज है भाई? आप जरा सा देखिए, ये तो आश्चर्य लग रहा है कि कानून का राज है। ये सुशासन का तगमा
बिहार के कुछ मीडिया वाले इनको दे दिए हैं तो सुशासन का राग अलाप रहे हैं। यहाँ रक्षक ही भक्षक है। आपने देखा पिछले महीने 10 जुलाई को अररिया में किस तरह से एक रेप पीड़िता के साथ 2 उसकी सहयोगी जो उनको न्याय दिलाने के लिए 164 का बयान के लिए जब वो मजिस्ट्रेट के यहाँ अररिया जाती है तो किस तरह से उनको बलात्कारी को गिरफ्तार करने के जगह पर खुद वो रेप पीड़िता और उनके सहयोगी को ही गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते हैं। आज जब कोई ये भी नहीं, उनको मानवता भी नहीं दिखाई दिया कि जिस तरह से रेप पीड़िता से सवाल किया जाता है कोर्ट के अंदर, कहाँ तुमको चोट लगी, कैसे तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ। टोले मोहल्ले के लोग रेप पीड़िता से ही सवाल करते हैं कि तुम रात को क्यों निकली, तुम ऐसा कपड़ा क्यों पहनी, तुम साइकिल पर क्यों चढ़ती हो। तो ये आज जब इन तमाम बातों से रेप पीड़िता की मानसिक स्थिति विचलित था, वैसी परिस्थिति में उनके साथ सहानुभूति बरतने के बजाय उनके ऊपर अवमानना का आरोप लगा करके जेल के अंदर बंद कर दिया। ये शर्म की बात है। लेकिन बिहार सरकार का एक बयान तक नहीं आया। आज भी जहां तक मुझे मालूम है बलात्कारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये अररिया की ही घटना नहीं, बल्कि पिछले ही महीने 1 जुलाई को जब दरभंगा में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई तो उसके खिलाफ गांव की महिलाएं आंदोलन की बलात्कारी को गिरफ्तार करने के लिए, तो पुलिस बल पीट करके उन महिलाओं को घर में घुस करके पीटने का काम किया, उनके ऊपर दमन किया, लेकिन उसकी निंदा भी नहीं की गई। मुजफ्फरपुर में अभी 5 दिन पहले मैं टीवी पर देखी एक युवक को लॉकडाउन का फायदा उठा करके सरेआम पुलिस उसकी पिटाई कर रही है। शर्म करनी चाहिए बिहार सरकार को। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जब पीएमसीएच में आइसोलेशन वार्ड में एक बच्ची के साथ जब वहां के जो सुरक्षा गार्ड होते हैं बलात्कार करते हैं और एक बयान भी नहीं आता है। गया के हॉस्पिटल में एक महिला मरीज के साथ डॉक्टर के द्वारा बलात्कार की घटना होती है, ये कानून की बात करते हैं। अभी 1 सप्ताह पहले फुलपरास में एक गर्भवती महिला को जो मोटरसाइकिल से जा रही थी, पीछे में बैठी थी, शायद वो आगे में बैठे हुए लोग मास्क नहीं लगाए थे, उसको लाठी से पीट करके घायल कर दिया गया। और इस तरह की घटनाएं हम बिहार के अंतर्गत हमने देखा कि पिछले दिनों क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के लोग सच्चाई नहीं बोले, वह कानून को हाथ में लेकर के बुरी तरह से पीटने का काम किया गया। कई जगह ये जो है व्हाट्सएप पर भी ये बात आई। यही नहीं बल्कि मीडिया वाले को भी नहीं जाने दिया जो ताकि सही रिपोर्ट सामने में नहीं आए। हमने देखा पिछले दिनों कि मोकामा में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। जब बलात्कार में विफल हो जाता है तो युवती को जिंदा जला देने की घटनाएं होती है। इस तरह की जो घिनौनी हरकतें, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं बिहार के अंदर घट रही है। और तब हम कहेंगे कि सुशासन है, तब हम कहेंगे यहाँ कानून अपना काम कर रहा है। भाई कानून तो अपना काम कर रहा है, वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से थाने के अंतर्गत जब बलात्कार पीड़िता महिला के ऊपर शोषण होता है, हिंसा होता है, घरेलू हिंसा होता है, मारपीट करके उनको घर से निकाल दिया जाता है। जब वो केस दर्ज करने के लिए जाती है तो उसको फटकार करके भगा दिया जाता है। और वही अपराधी जब रुपया लेकर के जाते हैं तो वो उनके पक्ष में थानेदार बोलने लगते हैं। यही कानून अपना काम कर रही है। इसीलिए जनता सब याद रखेगी, चुनाव आने वाला है, ये याद रखने की जरूरत है और समय आने पर सबक सिखाने की जरूरत है। आज ये बेटी बचाओ की बात करते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, काफी समय हो गया है, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी है कि आज से 2 साल पहले 2018 में इसी बिहार के अंतर्गत जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राग अलापा जा रहा था, उसी समय में
बिहार के मुजफ्फरपुर जैसे बालिका सुधार गृह में, शेल्टर होम में जो बच्चियों के साथ घिनौनी हरकतें की गई सत्ता पक्ष और सफेद पोश के द्वारा, ये न सिर्फ बिहार के अंतर्गत, न सिर्फ देश के अंतर्गत गरीब दलित बच्ची को आश्रय दिया जाता है, सुरक्षा के नाम पर अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है। और उसको कौन चलाते हैं? बिहार सरकार के कल्याण विभाग। और जब वामपंथी दल सीपीआईएम और महिला संगठनों के द्वारा इस घटना पर आंदोलन हुआ तो आंदोलन के बदौलत सीबीआई जांच बहाल की गई। सीबीआई को भी प्रभावित करने की कोशिश नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, उनकी सरकार के द्वारा किया गया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से समाज कल्याण मंत्री उसमें लिप्त पाया गया। उनके पति रोज जाते थे। ये जो सफेद पोश लोग हैं, बड़े बड़े आला अफसर, वो पकड़े गए। और उसके बाद भी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई, तो हम आज देख सकते हैं कि आज जिस तरह का बिहार के अंतर्गत घटनाएं घटी, हम इसको भूल नहीं सकते हैं। कई शैक्षणिक संस्थान में पिछले दिनों हाजीपुर में जो दलित वर्ग की बच्ची पढ़ती है, डीका कुमारी नाम की लड़की, हाजीपुर में उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। कस्तूरबा स्कूल में कई जगह इस तरह की घटनाएं घटी। और हम कहेंगे कि सुशासन है, हम कहेंगे कि बेटी बचाओ। ये बेटी बचाओ नहीं, बल्कि बेटी सताओ। एनडीए के शासन में एक समय था जो हम नारा लगाते थे, एनडीए हटाओ बेटी बचाओ। और ये नारा अभी बदला नहीं है, अभी भी है कि अगर बेटी को बचाना है, महिला सशक्तिकरण को शहर जमीन पर लागू करना है, तो एनडीए को हटाना होगा, नीतीश भाजपा और डबल इंजन की सरकार को हटाना होगा। और इसको याद रखने की जरूरत है। भाइयों और बहनों, अभी जहां तक राजनीतिक स्तर का सवाल है, तो मैं इस महीने में जरूर स्वागत योग्य कदम नीतीश कुमार जी उठाए कि बिहार के अंतर्गत सबसे पहले पंचायतों और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया गया। और उनके आरक्षण के बदौलत जो महिलाएं, ग्रामीण महिला हो या शहर की महिला हो, वो पंचायतों में चुन करके वो आई। मुखिया, जिला परिषद, समिति, वार्ड में वो चुन करके आई। ये एक अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी जो पहलू है उनकी, वो चुन कर तो आई जरूर, लेकिन आज जिस तरह से पितृसत्तात्मक हमारे समाज और हमारे परिवार पर हावी है, उस पितृसत्ता के वजह से महिला को जो हम घर के चौखट के अंदर रखने की जो बात हो रही है, उसके तहत वो मुखिया बन जाने के बाद भी मैं समझती हूँ कि मुश्किल से 5% महिलाएं वो खुद पंचायतों में अपना निर्णय लेती होगी। अन्यथा 80-90% जो है आज मुखिया पति के नाम से चरितार्थ है। अगर कहीं फैसला लेना हो, पंचायत करना हो, तो उनके घर के पुरुष जाएंगे, उनको उसमें भागीदारी नहीं लेने देंगे, सिर्फ वो सिग्नेचर करेंगे या चाहे अंगूठा निशान लगाने के लिए वो हैं। तो इसीलिए नीतीश बाबू, आप अगर उन्हें सशक्त करना चाहते हैं तो आज इस पितृसत्ता व्यवस्था के खिलाफ भी आप आवाज उठाइए और उन आधी आबादी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जरूरी है कि वो खुद निर्णय ले, वो खुद पंचायत में जाए, वो खुद बोले, वो खुद कदम उठावे। इस तरह की यहाँ व्यवस्था करनी होगी। दूसरी पहलू है कि आज पंचायतों में तो सही बात है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है, आपने किया, लेकिन जहाँ नीति निर्धारण होता है, आज वो सबसे बड़ा जगह है और वो जगह है संसद और विधानसभा, जहाँ नीतियाँ बनती है समाज के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में या उनके खिलाफ में। वहां पर जो आधी आबादी की भागीदारी होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के 1996 में सबसे पहले पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव आया कि जो महिलाओं को
हम अगर संपूर्ण भागीदारी देना चाहते हैं तो 33% आरक्षण दिया जाए, प्रस्ताव लाया गया संसद और विधानसभा में। लेकिन आज तक जो भी सत्ता में गए हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या दूसरी सरकार हो, उन्होंने राजनीतिक सहमति के नाम पर उसको टाल मटोल करते रहा। मैं ये पूछना चाहूंगी नीतीश कुमार जी से कि आप कहाँ खड़े हैं? आपके सांसद जो पार्लियामेंट के अंतर्गत है वो किनके साथ खड़े हैं? वो महिला 33% आरक्षण मिले इसके पक्ष में खड़े हैं, आखिर राजनीतिक सहमति के नाम पर टाल मटोल की नीति अख्तियार करने वाले भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टी के साथ खड़े हैं? तो इसीलिए ये दोहरी जो चरित्र है, ये दोहरे चरित्र को बदलने की जरूरत है, उसको बदलना होगा, स्पष्ट रुख अख्तियार करना पड़ेगा। बिना स्पष्ट रुख अख्तियार किए हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो वो जायज नहीं होगा। हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये सवाल उठाती रही है, हम ये सवाल आज भी उठा रहे हैं कि महिला को अगर पूर्ण रूप से राजनीतिक तौर पर हम अधिकार देना चाहते हैं तो तमाम तरह के जातीय भेदभाव को भुला करके हम महिला के दृष्टिकोण से देखें और उनको 33% आरक्षण दें। और जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा वो संसद और विधानसभा में जीत करके जाएगी तो अपनी हक की बात करेगी, और वो जब हक की बात करेगी तो वो अपने पैर पर खड़ी होगी, और तब हम समझते हैं कि समानता की अधिकार मिल सकेगा, बराबरी का अधिकार कुछ हद तक मिल सकेगा। इसीलिए आज ये जरूरी है कि इस बात को हम देखें। भाइयों और बहनों, अभी हम जिस दौर में बात कर रहे हैं ये बहुत ही संकट के दौर से हमारा देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के स्तर पर बहुत ही संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं। और ये संकट ऐसा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है जिससे हम आप सब जानते हैं, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि जादू टोना से हम उसको ठीक कर सकते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा नहीं है कि हम उसे करोना मय का, जिस तरह से पूजा किया जाता है, जो करोना मय का पूजा करके हम कोरोना देवी बना करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये हकीकत है कि इसके लिए कोई दवा अभी तक नहीं आया है। आपने देखा कि पिछले दिनों योग गुरु रामदेव बाबा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरा प्रचारित कर दिया कि कोरोना वायरस को हम दवा निकाल दिए हैं, 70% लोग ठीक हो गए हैं। ये तो ऐसे भी लोग ठीक हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, जो आज देख रहे हैं कि जो मास्क लगाइए, शारीरिक दूरी बनाइए, साफ सफाई रहिए, जो उनके लिए हिदायत दी गई है उस चीज को हम अख्तियार करें। और इस पर पूरे दुनिया के विभिन्न देशों के अंतर्गत लोग जो वैज्ञानिक हैं वो उसके पड़ताल में लगे हुए हैं कि वैक्सीन निकले, और जब वैक्सीन निकलेगा तो सबको पता चलेगा। लेकिन इस बीच में तरह तरह की बात सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए जब केंद्र सरकार और बिहार सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जब यह सरकार घर से लोग नहीं निकले इसके लिए उनके घर तक भोजन पहुंचाया जाए, जो बाहर से मजदूर काम जिनका छूट गया फिर से दोबारा पलायन न करे, उसके लिए यहाँ 7,500 रुपया दे, रोजगार शुरू किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज दे। अगर इस काम को वो नहीं कर सकते हैं, इलाज नहीं करा सकते हैं, प्राइवेट अस्पताल को सरकारीकरण नहीं कर सकते हैं, फ्री में दवा नहीं दे सकते हैं, तो उस पर पर्दा डालने के लिए ये कहा जाता है कि जो देवी ये प्रकोप आ गया है और इस प्रकोप से बचने के लिए करुणामय का पूजा करो, अंधविश्वास। आजकल तो धर्म और विज्ञान के बीच में एक बहस भी छिड़ गई है। अभी एक सुनने में आया है कि ये कहा जा रहा है कि हजारों साल पहले एक ज्योतिष अफवाह फैलाए हैं कि हजारों साल पहले ग्रंथ में लिखा है
एक नारद संहिता ग्रंथ है, उसके अंतर्गत लिखा है कि 2020 में एक बड़ा महामारी आने वाला है और वो जनवरी से लेकर के मार्च तक रहेगा। 25 मार्च के बाद इसका प्रकोप कम हो जाएगा। अगर यही बात थी तो पहले से बताना चाहिए, लोग सचेत हो जाते। लोग बाहर से जो इतने लाखों के संख्या में, हजारों के संख्या में जो जान माल की क्षति हुई, उससे लोग बच जाते। लेकिन जब वायरस घुस गया जनवरी 30 को ही भारत के अंतर्गत, तो उसके बाद भी मोदी जी अपना काम चालू रखे, उनका संसद चलते रहा, उनका जो है जो ट्रम्प साहब उनके आका है, उनके लिए चादर बिछाते रहे और उन्होंने कहा इसी ग्रंथ के आधार पर कि 21 दिन में हम महाभारत जीतेंगे और इसीलिए भारत की जनता बालकोनी में बत्ती गुम करके दिया जलावे, थाली बजावे, ताली बजावे। और आज कह रहे हैं कि कोरोना में आ गया है, महिला पूजा करे, उपवास करे, सिंदूर बिंदु लेकर के वो जो है दही चूड़ा मिठाई का वो चढ़ावे। मेरा घर मधुबनी जिला पड़ता है और मेरे घर के बगल में एक बलान नदी है और बलान नदी में झुंड की झुंड महिला वो कोरोना माई की पूजा करने के लिए जाते मैं देखी। और जब उनसे मैं पूछी कि जी क्या हो रहा है, तो कहा कि पति के ऊपर जो है ना, हमारे घर के पति के ऊपर ग्रह आ गया है, इसीलिए कोरोना माई को खुश करने के लिए चूड़ा दही का जाते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, इससे हमको बचने की जरूरत है। ये आज विज्ञान के युग में 21वीं सदी में जहां हम हैं, इस 21वीं सदी में आज जरूरी है कि जो विज्ञान के युग में जिसको हम नजर से देखें, जिस पर हम विश्वास करें, उसी को हम सही मायने माने। ये अंधविश्वास के चलते आज देश पीछे जा रहा है और इससे हम बचे। हमारे संगठन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और जो साइंस मूवमेंट है, वो कल के दिन 20 अगस्त को जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र के अंदर जो विज्ञान आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो उनके शहादत दिवस के मौके पर हमारे संगठन पूरे देश भर में अंधविश्वास के खिलाफ और जो विज्ञान की महत्ता है, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश के अंतर्गत, बिहार के अंतर्गत हम हर एक जगह हम गोष्ठी करेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी कल 20 तारीख को इस संदर्भ में जहाँ तक संभव हो अंधविश्वास के खिलाफ विज्ञान के पक्ष में आप जो है अभियान चलावें, एक दूसरे को जागृत करने का कोशिश करें, क्योंकि इस अंधविश्वास में भी महिला को ही आगे लाया जाता है। आप जहाँ कहीं भी देखिए, चाहे धर्म के नाम पर पूजा हो, जोग हो, टोना हो, हर जगह महिलाएं को आगे लाया जाता है और इसके लिए महिला को टारगेट बनाया जाता है। मैं महिला बहनों से कहना चाहूँगी कि आप टारगेट न हो, आप भी जागरूक हो। महिला चांद पर पहुँची है, बहुत आगे पहुँच गई है और बिहार जैसे प्रांत में आज इस देश में आज जो 21वीं सदी की बात करने वाले जो लोग हैं, जो आज विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, मनुस्मृति के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो महिला को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनको आप सबक सिखा करके आप जो है विज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ें और अंधविश्वास को दूर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे आने वाले दिनों में 2020 में जो चुनाव आने वाला है, हम इस चुनाव में भी इन तमाम बातों को ध्यान रखें और निश्चित तौर पर इन 15 वर्षों का लेखा जोखा करके जिस तरह से जो है हमारे जनवादी अधिकारों का गला घोटने का काम किया गया, आज समय आ गया है कि जनतंत्र का हिफाजत किया जाए, संविधान की रक्षा किया जाए, दलितों और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए यही वक्त है। और इसमें जो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा शासित जो लोग हैं सत्ता में, इनको हटाना आज 1 नंबर का काम है, प्राथमिकता है। इस काम को हम जरूर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम भाइयों बहनों को धन्यवाद।